हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर चर्चा अपनी शुरू की थी। हम सेल कांस्टेंट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और क्या क्या टर्म्स आते हैं, इन सभी पे डिस्कशन करते हुए आए थे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हमें देखना है तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? बेसिकली छोटा सा रिकैप करते हैं। कंडक्टेंस इज नथिंग बट द कितना इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ basically it is a reciprocal of resistance. ठीक है, it is a reciprocal of its resistance. And conductance is basically the amount of current या electric current generated, जो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, the more the ions travel, more the conductance is. ठीक, and then conductivity we know. Conductivity was the conductance produced by ions, so that was denoted by the kappa, and this was equal to 1 upon r into cell constant, right? 1 upon r into cell constant. It was the conductance produced by number of conductance produced by ions present in 1 ml of solution. Okay, and what was lambda equivalent? So lambda equivalent was basically kappa into 1000 upon m. So conductance produced by all the ions present in 1 molar of solution, and lambda equivalent was equal to kappa into 1000 upon n. So this was basically conductance produced by all the ions present in 1 equivalent of solution. सारी definitions हम पीछे कवर करके आए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोलरिटी की, तो मोलरिटी वाज number of moles into 1000 upon volume in ml, and normality was number of equivalents into 1000 upon volume in ml. Okay, and there was a direct relation. Normality was equal to molarity into n factor, but lambda molar was equal to lambda equivalent into n factor, and number of equivalent is equal to mole into n factor. So these are some relations, some बीच की इक्वेशन है जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, हमारे काम आएंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। इसमें क्या फर्क पड़ता है जब हम डाइल्यूट करते हैं? कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, लैम्डा एम में क्या फर्क पड़ता है और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या फर्क पड़ता है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन? फर्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या होता है बच्चे? सो डाइल्यूशन इज बेसिकली एडिंग more solvent to the same solute. Adding, so dilution is adding more amount of solvent to the same amount of solute. More amount of solvent, keeping the concentration of solute constant. Keeping the concentration of solute constant. ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, केवल किसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी? किसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी बेटा? सॉल्वेंट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओके, so let's suppose we have 4 boxes. Okay, so we have 4 boxes, right? Box number 1, box number 2, box number 3 and box number 4. तो यहाँ पे क्या है? let's suppose we have let's suppose 100 gram of solute, 100 gram solute, and here water is 100 ml and water is 100 ml. ठीक है, 100 gram of solute in 100 ml. Let's suppose we are talking about 100 gram of solute contains 1 mole. ग्राम हटा, अच्छा दोनों सेंस में बता देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव 100 ग्राम सोल्यूट, और वी कैन से 1 mole of solute. We have 1 mole solute and we have 100 ml solution. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 100 ml solution. फिर हमने क्या किया? ठीक है, इसी कंटेनर में एडेड 100 ml वाटर,
100 ml H2O, इसी में हमने क्या कर दिया 100 ml पानी ऐड कर दिया, 100 ml क्या ऐड कर दिया पानी, दिस वाज 100 ml H2O, ठीक है थोड़ी गलती होगी, दिस वाज 100 ml H2O। तो जब आपने इसमें इतना ऐड कर दिया तो व्हाट हैज इट हैज बिकम, सॉल्यूट की मात्रा में तो कोई चेंज नहीं आया, सॉल्यूट अभी भी कितना रहेगा 100 ग्राम, और हम कह सकते हैं 1 मोल सॉल्यूट, ठीक है चाहे तो मैं दोनों में ही मात्रा ले रहा हूँ, बट पानी कितना हो गया 200 ml H2O, 200 ml H2O, ठीक है। नाउ वी एडेड 100 ml मोर H2O, एडेड 100 ml, अगर 100 ml H2O फर्दर ऐड कर देंगे तो व्हाट विल बिकम, सॉल्यूट की मात्रा में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सो दिस इज 100 ग्राम सॉल्यूट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूट में 1 मोल सॉल्यूट आ रहा है, सो इट विल रिमेन 1 मोल सॉल्यूट, but it will become 300 ml of water, okay। Now we added 200 ml, added, okay 200, let's suppose we have added, okay no worries, 200 ml water, 200 ml H2O, what will happen after adding 200 ml H2O, it will become 100 gram of solute, that will remain the same, not change, so it will become 1 mole solute, that will not change, but it will become 500 ml of water। तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहला नो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, सॉल्यूशन इज बिकमिंग डाइल्यूटेड, ओके यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो इन दिस साइड if we think about this, solution is becoming diluted, solution is becoming diluted, solution धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या हो रहा है नाउ कैसे डाइल्यूट हो रहा है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, अभी यहाँ पे देख लो ताकि मैं सारा ना एक झटके में कवर कर दूं। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम, या अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ तो कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज 100 ग्राम upon 100 ml, 100 gram solute present in 100 ml of solvent, so I can say 1 gram per ml, that is 1 gram per ml, or I can say concentration is equal to 1 mole in 100 ml, so 1 mole in 100 ml, that is I can write like 1 mole per, sorry 0.01 molar, okay 1 mole per 100 ml, ठीक है no it not be 1 mole, it will be 0.01 mole per ml, ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन बेटा 100 ग्राम इन 200 ml, so I can write 100 ग्राम divided by 200 ml, so the concentration will become 1 by 2, that is 0.5 gram per ml, 0.5 ग्राम पर ml, और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ तो 1 डिवाइड बाई 200, so it will become 0.005 mole per ml, okay। Now here what will happen, it will become 100 upon 100 gram divided by 300 ml, so it will become like 300 0.33 gram per ml, 0.33 gram per ml, and what about this, so it will be 1 upon 300, so it will become 0.0033 mole per ml, in the last let's suppose 100 gram in 500 ml, so what will happen, it will become 0.2 gram per ml, it will become 0.2 gram per ml, and this will become 1/500, so it will become 0.002 mole per ml, 0.002 mole per ml, so you can see लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, क्योंकि डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी कांस्टेंट, डाइल्यूशन करने पे सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी कांस्टेंट, सॉल्वेंट की मात्रा चेंज हो रही है, 100 ml से 200, 200 से 300, चेंज में होने का मतलब क्या होता है बढ़ना, चेंज होने का मतलब भी क्या होता है बढ़ना, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो मात्रा बढ़ेगी, तो हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट की है, क्योंकि सॉल्यूट ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्वेंट हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन है सॉल्यूट, जिससे हमें मतलब है वो कौन है सॉल्यूट, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, हमें मतलब सॉल्यूट से, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है घट रही है, फिर से बोल रहा हूँ हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है सॉल्यूट है, नॉट द सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज अवर इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन घट रही है, सॉल्यूट की मात्रा घट रही है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन घट रही है, सॉल्यूट की मात्रा घट रही है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा घट रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन घट रही है, दिस इज द होल सिनेरियो। नाउ let us start with the conductance first, okay what will be the impact on conductance, ठीक है
इम्पैक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। सो फर्स्ट इज, जब हम कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ओके, सो फर्स्ट पहले तो मैं जनरल लिख रहा हूँ। जनरल क्या है कि कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, conductance of each solution, conductance of each solution. What are these solution? It can be either weak electrolyte or it can be strong electrolyte. No matter it is a weak electrolyte or strong electrolyte. In case of both, conductance of each solution will increase with dilution. Will increase with dilution. Dilution के साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और रीजन क्या है? पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस हम देख लेते हैं ना। फर्स्ट इज द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। So what will happen in the case of weak electrolytes? तो weak electrolytes क्या होता है? Let's suppose our electrolyte, this is our weak acid Ha, that breaks into H plus and A minus. Okay, so let's suppose initially, ठीक है, H है, H plus A minus, तो initial amount क्या है? Initially it is A, this is nothing, ठीक है। आफ्टर ब्रेकिंग कितना ब्रेक हो रहा है? A minus A alpha, this becomes A alpha, this becomes A alpha। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से वी के केस में, ठीक है, दैट इज ए अल्फा। वी के केस में किस पे डिपेंड हो रही? ए अल्फा। ए अल्फा में भी किस पे डिपेंड हो रही? अल्फा पे। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ, तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस क्या है? इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इट increases with increase in dilution, it increases with increase in, तो डाइल्यूशन के साथ अल्फा बढ़ेगा। नाउ अगर डाइल्यूशन किया तो क्या होगा? अल्फा इंक्रीज करेगा, अल्फा इंक्रीज करेगा तो ए अल्फा इंक्रीज करेगा, ए अल्फा इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट विल आल्सो इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो इंक्रीज। दैट मीन्स अगर ये सारा बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या हो रहा होगा भाई? जब सब कोई बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। बिकॉज कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस। व्हाई? बिकॉज कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस, इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर इज नंबर ऑफ आयंस। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की दिक्कत क्या थी? वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट completely into their ion, these do not dissociate completely into their ions, completely into their ions। इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, ये पूरी तरीके से अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। तो इनका आयंस में ब्रेकिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डाइल्यूशन करना पड़ता है। तो सर वीक में तो चलो नहीं ब्रेक होते हैं, डाइल्यूशन कर दिया, आयंस बढ़ गए, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसा क्या हो जाएगा कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी? तो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग का केस भी। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसकी बात करेंगे? जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता ये है कि स्ट्रॉन्ग जो आयंस है वो तो 100% आयोनाइज हो जाते हैं एट ऑल द कंसंट्रेशन, 100% आयंस, ठीक है, आयोनाइज्ड एट ऑल द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, अगर यहाँ पे इम्पैक्ट आपको समझना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेट अस डुप्लीकेट दिस, वी विल मेक 3 बॉक्स। ओके, तो लेट्स सपोज जब हम डाइल्यूट कर रहे थे, ओके, व्हेन वी वर डाइल्यूटिंग, तो इन द फर्स्ट स्टेज लेट्स सपोज जो सॉल्यूट पड़ा हुआ था बॉक्स में इतना पानी फिल था,
दिस वाज द अमाउंट ऑफ वाटर। सेकंड केस में अमाउंट का वाटर बढ़ गया डाइल्यूशन में, थर्ड में अमाउंट का वाटर क्या हो गया बेटा, और भी बढ़ गया। ओके, एंड देयर वर टू आयंस, प्लस आयन एंड माइनस आयन। अगेन देयर, क्योंकि आयंस के नंबर तो सेम रहेंगे, प्लस आयंस एंड माइनस आयंस। यहाँ पे प्लस और माइनस के पास ज्यादा स्पेस नहीं थी, देवर इन द प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, आयंस हैव less space between them, ions have less space between them। ठीक है, close proximity to each other। एक दूसरे से बिल्कुल पास हैं, एक दूसरे के पास होने की वजह से, ठीक है, एजर्ट्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ऑन ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्स ऑन ईच अदर and reduce the movement of opposite ions। एक दूसरे का मूवमेंट क्या करते हैं बेटा, कम कर देते हैं, गिरा देते हैं, reduce the movement of opposite ions। जबकि यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन दिस केस, लास्ट का इसी देखता हूँ ना, सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आयंस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, आयंस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, एक दूसरे के पास ज्यादा स्पेस है, एक दूसरे के पास ज्यादा स्पेस होने की वजह से क्या होगा, लेस अट्रैक्शन फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, दैट इज वाई लेस हिंड्रेंस इन मूवमेंट, मूवमेंट में ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होती, लेस हिंड्रेंस इन मूवमेंट। इस चीज को ना अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलना है तो हम बोल सकते हैं लेस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, व्हाट वी कैन से, लेस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। लेस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन दैट लीड्स टू greater movement, that leads to greater movement, and greater movement leads to greater conductance, greater movement leads to greater conductance। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। इसी चीज को अगर मुझे समराइज करना हो तो व्हाट वे आई विल राइट, अगर इन सब को एक लाइन में मुझे समराइज करना हो, सो आई विल राइट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, density of ions decreases, density of ions decreases, ions की density क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, density of ions decreases and hence conductance increases, and hence conductance increases। ठीक है, आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप सभी को आराम से समझ आता होगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, so this was all about the conductance। now impact of dilution on conductivity, second is, बाकी दोनों बहुत जल्दी हो जाएंगे, आसान है। this was the explainer ones। impact of dilution on conductivity, impact of dilution on conductivity, कंडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट करता है डाइल्यूशन। तो देखो बच्चा, डाइल्यूशन की बात करें, कंडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज बेसिकली कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय conductance produced by all the ions present in 1 ml of electrolytic solution। so this is it। तो अब बताइए, कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। सो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी, बताइए बच्चे, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल
decrease. Why? Because it is the conductance produced by all the ions present in 1 ml of electrolytic solution. और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो डाइल्यूट करने पे यहाँ पे कितना 1 ग्राम इन 1 ml, यहाँ पे 0.5 ग्राम इन 1 ml, यहाँ पे 0.33 ग्राम इन 1 ml। और नहीं उधर समझना, इधर देखो 0.01 मोल इन 1 लीटर डिक्रीजेस 0.005 मोल इन लीटर, और कम हो गया 0.0033 मोल इन ml, और कम हो गया 0.0002 मोल पर ml जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, पर ml जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। पर ml डिक्रीज होने से जाहिर सी बात है 1 ml में जब नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज एज नंबर ऑफ आयंस। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज एज नंबर ऑफ आयंस per ml of solution, number of ions per ml of solution decreases on dilution, decreases on dilution। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। थर्ड फैक्टर, इम्पैक्ट ऑन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। लैम्डा एम इम्पैक्ट ऑन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू पे। तो अगर इनके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमें पता है, ऊपर फॉर्मूला तो आपने देखा ही था, लैम्डा एम इज नथिंग बट कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। डाइल्यूशन पे क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन पे क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने पे जो मोलैरिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज। और कप्पा भी क्या कर जाता है, डिक्रीज। ये दिक्कत है, कप्पा भी डिक्रीज कर रहा है और मोलैरिटी भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अगर कप्पा ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब कप्पा डिक्रीज कर, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर कप्पा डिक्रीज करे, अगर कप्पा क्या करे, डिक्रीज करे, कप्पा डिक्रीज करे तो हम बोलेंगे लैम्डा एम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लैम्डा एम क्या डिक्रीज करे। बट अगर मोलैरिटी डिक्रीज करे, मोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा एम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मोलैरिटी डिक्रीज करने पे लैम्डा एम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कप्पा पे लैम्डा एम डिक्रीज कर रहा है, मोलैरिटी पे लैम्डा एम इंक्रीज कर रहा है। कप्पा डिक्रीज होने पे लैम्डा एम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बोथ आर लैम्डा एम और कप्पा कैसे है बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसके डिक्रीज होने पे ये डिक्रीज हो रहा है, बट लैम्डा एम और मोलैरिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, और इनके डिक्रीज होने पे ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर हैं, बोथ द फैक्टर हैव कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, बोथ द फैक्टर हैव कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ द फैक्टर्स आर शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, एक दूसरे के अपोजिट नेचर शो कर रहे हैं। बोथ द फैक्टर्स आर शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग नेचर। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब, तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड होता है, सो वी डू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। सो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, फिर एक्सपेरिमेंटली हमें बता सकता है ना कि रियलिटी में क्या हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, experimentally it is observed that experimentally it is observed that effect of molarity is more dominating. It is observed that effect of molarity is more dominating, ठीक है, as compared to conductivity, as compared to conductivity। कंडक्टिविटी कंपैरिजन में किसका फिर ज्यादा डोमिनेटिंग है, मोलैरिटी का। तो अगर इसका इफेक्ट कम डोमिनेटिंग है, इसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, जाहिर सी बात है लैम्डा एम विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, लैम्डा एम विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे लैम्डा एम क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, गॉट इट, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। आई होप आपको समझ आता होगा। एंड द सेम स्टोरी विल हैपन विथ इक्विवेलेंट लैम्डा इक्यू, ठीक है। तो लैम्डा इक्यू की कहानी नहीं लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, गॉट इट। नाउ
we have to draw some figure or diagram or graphs. So we are going for the next, we are going for the graphs. So ग्राफ के केस में जो हमारा फर्स्ट केस होगा, दैट इज केस 1. What will be our case? That is variation of lambda m with variation of molar conductance. Okay, with concentration के साथ lambda m में क्या वेरिएशन आता है, एंड दिस इज वी आर गोइंग फॉर डू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. हम किसके लिए ये चीज देखने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो हम देखना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है. तो जो ग्राफ निकल के आता है, जो ग्राफ से हमें पता चलता है, दैट इज ग्राफ क्या शो करता है? ग्राफ शोज दिस काइंड ऑफ लाइन. ओके, गिव मी टाइम. So graph shows a line of this time nature. Okay, so this is the line. लाइन कैसे चलेगी? दिस लाइन विल यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट हो जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है? एक्स्ट्रापोलेट. ओके, so we extrapolate it like this. So this is one point, then we extrapolate it another point, then we extrapolate it another point, and then we extrapolate it another point. हर पॉइंट पे अलग अलग. ओके, हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं. ओके, so this is the graph of concentration with the root c. This is the graph of concentration. Okay, concentration. इधर साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इधर साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है. इधर साइड क्या हो रही है? इफ वी गो दिस साइड, कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग. इफ वी गो दिस साइड, इस साइड आने पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग. कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग का सीधा सा मतलब है किससे? डाइल्यूशन से. किससे मतलब है? डाइल्यूशन से. ठीक है, और इस साइड क्या है बेटा? लैम्डा एम. इस साइड क्या है हमारा? लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस. और इस साइड को लिए मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग. ये वो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट सी इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे रूट सी क्या हो जाएगा? जीरो. रूट सी जीरो, कंसंट्रेशन रूट सी इज इक्वल टू जीरो. रूट सी जीरो का मतलब क्या है बेटा? कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. है ही नहीं, खत्म सी हो गई. कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, खत्म हो गई. जहाँ खत्म हो जाती, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दैट इज नोन एज, दैट टर्म इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन. कि इससे ज़्यादा हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, कंसंट्रेशन ना के बराबर हो गई. दैट इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन अवर केमिस्ट्री. ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो यहाँ पे जो लैम्डा, अब इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो सकता. दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन. दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन. कि इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो सकता, एंड पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन. नो, सिंस इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो सकता, दैट मीन्स, ठीक है, दिस इज द not only the end point of dilution but maximum value of, this is also the maximum value of molar conductance. जब इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो सकता और मोलर कंडक्टेंस की इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इसके ऊपर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं हो सकती. एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग मोलर, either you call conductance or you can call limiting molar conductivity. दोनों ही एक्सचेंजेबली यूज किए जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता. दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा एम के ऊपर पावर इनफाइनाइट. लैम्डा एम के ऊपर पावर इनफाइनाइट, और यू कैन कॉल इट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यू कैन से या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन.
Got it? Okay, so now next is, so this point will be lambda m infinity, this point will be lambda m infinity. अब ये हमने इसीलिए this is extrapolated because this is extrapolated because in reality we cannot have 0 1 because in reality it is very difficult to achieve infinite dilution, to achieve इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतना बड़ा तो बेटा कंटेनर भी नहीं होगा, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि अगर हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेंड करते हैं कि सी इज टेंडिंग टू, ये जो ग्राफ होता है सी इज टेंडिंग टू 0। तो दिस इज द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ लैम्डा विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नाउ ये जो ग्राफ आया था, ग्राफ के साथ एक इक्वेशन भी है, तो इक्वेशन का नाम था डेबाय हगल ऑन सेगर इक्वेशन, डेबाय हगल ऑन सेगर इक्वेशन। ओके, क्या है डेबाय हगल ऑन सेगर इक्वेशन? इट इज lambda m is equal to lambda m naught minus b under root c. This is the Debye-Hugel Onsager equation, ठीक है। अंडर रूट सी इज द कंसंट्रेशन और लैम्डा m इन्फिनिटी भी आपको पता है क्या है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू एवरीथिंग। तो वैसे तो हमें पता है बट लिख देता हूँ। सो लैम्डा m इज बेसिकली मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस at any concentration. What is lambda m infinity? This is molar conductance at infinite dilution. What is C? C is the concentration basically. And what is B? B is the constant of solvent. B is the constant of solvent. B is the constant of solvent. I hope यहाँ तक आपको समझ आता होगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। So this is the variation of strong electrolyte. Now we will discuss variation of weak electrolyte. So case second for us. What will be the case second, बच्चे? Case second is variation of lambda m. That is variation of lambda m with concentration with for weak electrolyte. With concentration for weak electrolyte. How will you do this? तो ग्राफ बनाएंगे again once more. Okay, so this is again the graph. Okay, so this is, और ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा? This graph will come like this. Got it? What about thickness? Okay, we cannot increase the thickness. ठीक है. So this is the graph for weak electrolyte. Now, what is this? This is, this side we have. Okay. So this side we have lambda m. This side we have lambda m, and this side we have concentration. This side we have concentration. और एक weak electrolyte के लिए क्या होगा? For weak electrolytes,
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होती है, जो हमने डिस्कस किया था ऊपर, दैट इज 1/√c, दैट इज 1/√c। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये रूल फॉलो होता है। अब इनफाइनाइट की तरफ आप इसको ले ही नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ये शो ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस जो कि हो नहीं पाता, तो वी कीप द ग्राफ लाइक दिस ओनली। गॉट इट? नाउ वीक डाइल्यूशन के लिए ही, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही शुरू होता है हमारा सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू, it is very difficult to find lambda molar infinity for weak electrolyte with the help of graph, with the help of graph। और जब कभी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी आता है। समाधान कहाँ से आएगा? समाधान विल कम फ्रॉम कोलरॉश लॉ। कहाँ से आएगा बेटा? कोलरॉश लॉ से। तो व्हाट इज कोलरॉश लॉ? So we are going to study the Kohlrausch law. Got it? So what is Kohlrausch law बच्चे? तो पहले तो Kohlrausch law होता किसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फॉर, पहली चीज, ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें, Kohlrausch law किसके लिए है? ठीक है, Kohlrausch law इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम ऐसा क्या ढूंढने जा रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें चाहिए लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या चाहिए? लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। ठीक है, और हम कहाँ पे देखते हैं कोलरॉश लॉ होता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहाँ पे करते हैं हम इसको? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, so what does Kohlrausch law said? It said that at infinite dilution, ठीक है, एज अ स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, तो वर्ड टू वर्ड का ध्यान रखेंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, हो सकता है सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। ईच एंड एवरी electrolyte is 100% dissociated. Each and every electrolyte is 100% dissociated, ठीक, and ions are completely independent, and ठीक, so ions are completely independent of each other। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड, आयनली कंप्लीटली क्या हो चुके हैं? इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एक दूसरे से। सो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली लिमिटिंग इक्विवेलेंट, और कंडक्टिविटी यहाँ पे हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? इक्विवेलेंट। So limiting equivalent conductivity of any electrolyte, limiting equivalent conductivity of any electrolyte will be equal to, any electrolyte will be equal to summation of will be equal to summation of limiting equivalent conductivity of, summation of limiting equivalent conductivity of cations and anions, of cations and anions। ठीक है, वैसे तो ये लंबा सा लॉ है, ऐसे नहीं समझ आता, तो इसका सिंपल सा मैं टर्म समझा देता हूँ। ये जो कहना चाहता है कि लैम्डा मोलर इनफाइनाइट पे जो इक्विवेलेंट होगा of any electrolyte, equivalent conductivity of any electro, this will be equal to लैम्डा इन्फिनिटी। बेटा ऐसा क्यों? जब हम आयंस लिखते हैं तो हम ये वाला स्मॉल लैम्डा, ठीक है, जैसे दिस इज स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल, दिस इज कैपिटल। स्मॉल और कैपिटल हमने पढ़ा है, ठीक, बी इज स्मॉल, दिस बी इज कैपिटल, स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स हमने पढ़े अल्फाबेट में। सिमिलरली दिस इज कैपिटल, ओके, एंड दिस इज
स्मॉल, बट बोथ आर लैम्डा। ओके, तो ध्यान रखेंगे आयंस के लिए दिस इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज यूज फॉर electrolyte, and this is used for ions, this is used for ions. Okay, so it will be lambda cation वाले का इक्विवेलेंट प्लस लैम्डा एनायन वाले का इक्विवेलेंट। ऐसे ही नहीं समझ आता है कई बार, पहले तो मैं इसको लिख लेने दीजिए आप, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो लैम्डा cation वाले का इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ, so it will be written as lambda infinity equivalent, this is the limiting molar conductivity of, ठीक है, आगे प्लस लगा दो, अगर यहाँ पे प्लस लगाया, so this is the limiting molar conductivity of cations, okay, and lambda infinity eq minus, this is the limiting molar conductivity of anions. This is the limiting molar conductivity of cations, this was the limiting molar conductivity of anions। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे की बात करूँ आपसे, अगर मैं इसके आगे की बात करता हूँ तो फॉर cations एंड anions, फॉर अगर मैं cations और anions की बात करूँ, cations एंड anions, ठीक है, क्या होता है, n factor is the charge on the ions, n factor remains charge present on their ions, n factor remains charge present on their ions, and lambda m is always equal to n factor इंटू लैम्डा इक्वलेंट, जो कि हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं बोलूँ अगर लैम्डा इन्फिनिटी मोलर, ठीक है, मुझे किसके लिए चाहिए, केटायन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, केटायन के लिए चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ केटायंस ऑफ आयंस इंटू लैम्डा इन्फिनिटी एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्वलिटी ऑफ दिस। सिमिलरली लैम्डा मोलर ऑफ एन आयंस इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू lambda equivalent of anions. Okay, so this will remain like this. Got it? So यहाँ पे क्या रहेगा, n factor, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दिस n factor is n factor for cation, this is n factor for cations, ठीक है, दिस इज n factor for anions। कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ आ रहा हो, मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या हुई है जितने भी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एन फैक्टर फॉर एन, पर यहाँ पे भटकिएगा मत, जैसे ही आप दो चार एग्जांपल करोगे, ये चीज लिखाने इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक में मेंशन होती है, आपको एग्जाम हॉल में इसी तरह देखने को मिली तो आप घबराइए ना। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको इजीली टैकल आउट कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। पहले मेरे को सारा लिखा लेने दीजिए, ठीक, फिर हम सारा इजीली टैकल आउट करेंगे। एक एक चीज का मैं ध्यान रखूंगा आपके लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इक्वल टू mu plus is the stoichiometric coefficient of cations into lambda infinity प्लस, और कौन सी वाली, m वाली, ठीक है, ऑफ कोर्स m वाला ही होगा। सिमिलरली म्यू माइनस एंड लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, और ये कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट से। ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अगर न्यू प्लस और ये प्लस है ये, तो इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू प्लस आने के बजाय वन अपॉन एन प्लस, न्यू प्लस नहीं आएगा, इट विल बी वन अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैटायन एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ प्लस। ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ प्लस प्लस वन अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनायन एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ माइनस। किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ माइनस, दिस हाउ इट इज रिटन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों ही इक्वेशन में, यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में जो हमने ये लैम्डा प्लस यूज किया है, दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, और लैम्डा माइनस यूज किया, दिस इज
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, लेट्स सपोज वी हैव एज एन एग्जांपल NaCl इज अवर इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl हमें पता है ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे अगर मैं n फैक्टर ऑफ कैटायन बोलूँ, n फैक्टर ऑफ कैटायन इज 1, n फैक्टर ऑफ एनायन इज ऑल्सो इक्वल टू 1। स्टोइकोमेट्री बोलूँ, न्यू प्लस की वैल्यू भी कितनी है 1, न्यू माइनस की वैल्यू भी कितनी है 1। तो अगर मुझे लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है, NaCl लिखना हो, m ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ NaCl, तो दिस विल बी, सब एक ही एक है, so this will be simply lambda infinity of Na plus plus lambda infinity of Cl minus। Similarly lambda infinity equivalent of अगर NaCl लिखना हो, so this is also easy, it will be lambda infinity equivalent of Na plus और lambda infinity equivalent of Cl minus। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इजी एग्जाम्पल था। एक थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल का। अगला एग्जाम्पल लेट सपोज हमारा है MgSO4। अब MgSO4 के साथ दिक्कत ये, दिस ब्रेक्स इनटू Mg+2 एंड SO4-2। तो यहाँ पे जो n फैक्टर है प्लस वाले का दैट इज 2, n फैक्टर जो माइनस वाले का है दैट इज ऑल्सो 2। बट कितने हैं प्लस वाले, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, प्लस वाले का 1 है, माइनस वाले का 1 है। सर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से देख रहे हैं बेटा, जो यहाँ लिखा होता है ना, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम 1 मान के चलते हैं, दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर मुझे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgSO4 लिखना होगा, so this will be lambda infinity of Mg+2 plus lambda infinity of SO4-2। I will write it like that। बट अगर मुझे lambda infinity equivalent of MgSO4 लिखना पड़ जाएगा, तो I will write 1/2 lambda infinity of Mg+2 because n factor is 2 plus 1/2 lambda infinity of SO4-2, or I can write it as combined form में, but I will not write in combined form, that will फॉर्मूले से डेविएट दिखेगा, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे लेट सपोज एक और अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल उठाते हैं, ये तो सिंपल सिंपल से है, एक अच्छा सा। लेट सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नाउ दिस ब्रेक्स इनटू two molecules, this breaks into 3 molecules of Ca2 plus, this breaks into 3 molecules of Ca+2 and 2 molecules of PO4-3। Here if we talk about n factor of cation, that is 2. If we talk about n factor of anion, that is 3. If we talk about nu plus, so that is 3, and nu minus is equal to 2. Nu plus is equal to 3, this nu minus is equal to 2. So what will be the value of lambda infinity in presence of m Ca3PO4 का होल ट्वाइस। सो आई विल लेट, जैसे लिखा है ऐसे लिख दूंगा, 3 infinity Ca+2 plus 2 infinity PO4-3। गॉट इट। बट अगर मुझे लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट लिखना हो ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस, सो व्हाट आई विल राइट, सो नाउ आई देखो, जब हम m वाला लिखते हैं, दीज आर गुड फॉर m, जब हम m वाला लिखते हैं, एंड दीज आर यूज जब हम कौन सा लिखते हैं, इक्विवेलेंट वाला। तो इक्विवेलेंट वाला लिखेंगे तब इनका यूज करेंगे, तो इट विल बी 1/2 लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Ca+2 प्लस इट विल बी 1/3 या, और लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ PO4-3। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आती है बच्चे अच्छी बात है, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे। जब हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे, अगली क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे, तो हम इन पे और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।